दोस्तों नमस्कार। लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। और ये आज हम क्विज न कंडक्ट करा करके आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं संविधान में अभी तक के, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जो भी वो सब कुछ इसमें सम्मिलित है और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों की जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संशोधन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षा में एक राज्य व्यवस्था से। ठीक, तो चलिए देखते हैं। आपको पता होना चाहिए संशोधन की कई प्रक्रिया अपनाई जाती है हमारे संविधान में। हमारा संविधान बहुत विचित्र संविधान है भारत का। न सिर्फ सबसे बड़ा लिखित संविधान है विश्व का, अपितु सबसे विचित्र भी है। विचित्र कई मामलों में है, तो उनमें से उन कई मामलों में से एक मामला यह भी है कि हमारे संविधान में संशोधन की साधारण प्रक्रिया भी अपनाई जाती है और जटिल प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसका विवरण, इसका वर्णन हमको किसमें मिलता है? भाग 20 में। जो हमारे संविधान का भाग 20 है उसके अनुच्छेद 368 में। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संसद किस तरह से संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करेगी, यह दिया हुआ है। और कुछ प्रावधान में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, वो उस अनुच्छेद के साथ ही दे देता है। जैसे भाग 1 के अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण या नाम में परिवर्तन ये संसद कर सकती है। और कैसे कर सकती है? साधारण बहुमत से कर सकती है। इसके लिए 368 के तहत संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए ऐसे अनुच्छेदों को जिसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, उनको बदलने के लिए, प्रावधानों को बदलने के लिए या संशोधित करने के लिए, उनको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। कोई, जैसे पहला संशोधन हो गया, 21वां संशोधन हो गया, इनको कोई नंबर नहीं दिया जाता है। नंबर किसको दिया जाता है? जिस प्रावधान का संशोधन 368 के तहत होगा। तो 368 के तहत भी दो प्रकार से संशोधन होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं वो? एक तो है 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, और दूसरा है 2/3 बहुमत तथा राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति से। तो इसके बारे में चर्चा हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है आज, कि कौन से संशोधन अधिनियम में कौन कौन सी बातें जोड़ी गई। ठीक है, कौन कौन सी बातें जोड़ी गई। देखिए, हम अधिनियम कह रहे हैं, कभी कभी आपको विधेयक सुनने को मिलता है। तो विधेयक क्या होता है? विधेयक जो सरकार के द्वारा लिया जाता है कोई संशोधन करने के लिए, तो उसका कुछ नंबर होता है कि किस नंबर का विधेयक सरकार ले आ रही है। जैसे 122वां संशोधन विधेयक लाया गया। तो विधेयक जब लोकसभा और राज्यसभा से निश्चित प्रक्रिया के द्वारा पारित होगा, तो यह पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति इस पर पारित विधेयक पर हस्ताक्षर कर देगा, तो यही अधिनियम बन जाता है। और इस अधिनियम को संविधान संशोधन अधिनियम बोला जाएगा। कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यह था। तो अब पहले संशोधन 1952 की बात करते हैं। पहले संशोधन अधिनियम 1952 की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया? आपको पता है कि भारतीय संविधान में शुरुआत में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। तो इस संशोधन के द्वारा एक नया अनुसूची, एक नई अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 9 जोड़ी गई। अनुसूची 9 जोड़ करके यह व्यवस्था कर दी गई कि इसमें पहली बात तो भूमि अधिग्रहण संबंधी जितने भी अधिनियम हैं उनका विधिमान्यकरण की बात की गई। और सरकार की जो मंशा थी कि कोई भी प्रावधान जो हम अनुसूची 9 में रखें, अनुसूची 9 में रखें, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। यह जब प्रकृति बाद में बहुत ज्यादा तीव्र हो गई, सरकार मनमाने पूर्ण ढंग से कोई भी प्रावधान यहां पर रखने लगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाई। 2007 में लगाम लगाई। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय आया कि इसमें जो भी प्रावधान किए जाएं, रखे जाएंगे, उसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन करता है किसी भी संशोधन का या किसी भी कानून का जो केंद्र या राज्यों के द्वारा पारित किए जाते हैं, और उसको संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करता है 137 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसका भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। किस आधार पे हो सकता है? इस आधार पे हो सकता है
कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। और संविधान का मूल ढांचा क्या है, बस इतना जानते रहिए, यहां पर हम पूरी कहानी नहीं बताएंगे। केशवानंद भारती मामले की बात है, तो केशवानंद भारती वाद था एक, केशवानंद भारती ने एक केस किया केरल राज्य के विरुद्ध, ठीक है, केशवानंद बनाम केरल राज्य। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और 13 जजों की पीठ ने निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो मूल ढांचा क्या है, इसको समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताती है कि यह मूल ढांचा है। उसके बाद 21वां संशोधन 1967 महत्वपूर्ण है। इसमें आपको पता है कि भारतीय संविधान की शुरुआत में कुल 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में, जो राजभाषा है, 8वीं अनुसूची राजभाषा है, इसमें रखा गया था। लेकिन 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को 15वीं राजभाषा के रूप में जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। तो इस तरह से कुल भाषाएं कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, अभी हाल में इस समय 22 भाषाएं हैं, कुल 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 में, समय समय पे जो कि जोड़ी गई। आगे हम 2 अन्य संशोधनों को पढ़ेंगे जिसमें ये राजभाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो 21वां संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 35वां संशोधन 1974 और 36वां 1975, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। किस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि देखिए, 35वें को आप हमेशा 52वें से जोड़कर पढ़िए। 35वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संविधान में एक और अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी तक आपको पता होगा, काफी लोग जानते थे कि 52वें संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो बनाया गया, अधिनियम लाया गया, उसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। लेकिन आप यहां पर थोड़ा सा कम जानकारी रखते हैं अगर सिर्फ आपको इतनी जानकारी है, क्योंकि 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 35वें संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। इसमें सिक्किम को रखा गया, सिक्किम के लिए अलग प्रावधान किए गए, ठीक। लेकिन जब 36वां संशोधन 1975 हुआ, ठीक है, 36वां संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा अनुसूची 10 की कोई आवश्यकता ही नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। भारत संघ में एक राज्य का दर्जा सिक्किम को मिल गया और 35वें संशोधन का जो अस्तित्व था वो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, 35वें संशोधन की प्रासंगिकता नहीं रही। बाद में जाकर के 52वें संशोधन 1985 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित किया गया, ठीक है। दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, जो प्रावधान है, इनको सम्मिलित किया गया 10वीं अनुसूची में। तो वर्तमान में 10वीं अनुसूची में 52वें संशोधन 1985 के अंतर्गत दल बदल विरोधी प्रावधान है। लेकिन कभी कभी परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए 35वें संशोधन 1974 के द्वारा जोड़ा गया था और ये न पूछे तो आप इसको लगा दीजिएगा, ठीक। अब 42वां संशोधन 1976, ये बहुत महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आते हैं। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें विभिन्न प्रावधानों में संशोधन हुए, व्यापक रूप से संशोधन हुए। इसके अलावा नए भाग भी जोड़े गए, 2 नए भाग भी जोड़े गए इसके तहत। दोस्तों देखिए, जब यह संशोधन हुआ था तो काफी उस समय ऐसा बताया जाता है कि सरकार निरंकुश हो गई थी। आपातकाल भी लागू हुआ था उसी वक्त 1975। तो सरकार ने इसमें काफी मनमाने अपने जो भी मन में आया उसने यहां पर 42वें संशोधन के तहत उसको लागू करवाने का प्रयास किया। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को भारतीय इतिहास में सबसे विवादित संशोधन भी कहा जाता है, इसी संशोधन अधिनियम को। तो इसके द्वारा क्या क्या हुआ बहुत ध्यान से सुनिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ। अभी तक यह विवाद का विषय था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है कि नहीं। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वादों में फैसला आया था कि संविधान का अंग है,
और इसमें संशोधन कर सकती संसद। और इसी संशोधन अधिनियम के द्वारा अर्थात 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। वो 3 नए शब्दों के बारे में आप जानते रहिए। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पहले एकता ही थी, एकता और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए। क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकता और अखंडता। अखंडता शब्द जोड़ा गया, एकता पहले से ही था। इसी के तहत सरकार ने जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको मूल अधिकारों पर प्रधानता दे दी इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। बाद में हालांकि इसको बैलेंस किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके तहत ही संविधान में भाग 4 क को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भाग 4 को जोड़ा गया और इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य रखे गए कि भैया आपके पास अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं आपके देश के प्रति। सिर्फ अधिकारों का आप इस्तेमाल मत करिए बल्कि कुछ कर्तव्य भी निभाइए देश के प्रति। तो भाग 4 को क को रखा गया और 10 मूल कर्तव्य इसमें रखे गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन जब होता है 2002 में तो इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया जाता है। इसमें भाग 14 क को अंतःस्थापित किया गया संविधान में। उसमें प्रशासनिक अधिकरणों को रखा गया। 323 क अनुच्छेद और भाग 14 क, ठीक है, भाग 14 क को अंतःस्थापित किया गया। इसमें प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था की गई। इसके अलावा संसद और विधान जो मंडल हैं उनकी अवधि जो 5 वर्ष है 5 से 6 वर्ष कर दी गई। अति महत्वपूर्ण है। 5 से 6 वर्ष किसमें की गई? 42वें संशोधन में। और पुनः 6 से घटाकर 5 किसमें कर दी गई? 44वें संशोधन 1978 में सरकार चेंज हो गई तो अगली सरकार ने इस प्रावधान को पलट दिया, फिर से 6 से 5 वर्ष कर दिया। तो किसमें 5 से 6 किया था? 42वें में। फिर 6 से 5 पुनः किसमें कर दिया? 44वें में। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई? वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, इन विषयों को राज्य सूची में से निकाल करके समवर्ती सूची में रख दिया गया। वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण जो कि पहले राज्य सूची के विषय थे। आपको पता है 3 सूचियां हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची में जो विषय थे जिसमें केवल राज्य को अधिकार था कानून बनाने का, उसको निकाल के समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में क्या होता है दोस्तों? संघ राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन उसमें जो संघ, जो केंद्र कानून बनाएगा वही प्रभावी, वही कानून असली माना जाएगा। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई कि जो राष्ट्रपति कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। तो यह बाध्यता कर दी गई। पहले बाध्यता नहीं थी, लेकिन 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा यह बाध्य कर दिया गया कि राष्ट्रपति बाध्य होगा मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी पूछता है। कई अनुच्छेद जोड़े गए, वैसे तो अंतःस्थापित किए गए, लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद पूछता है उसमें अनुच्छेद 39 का क है। 39 के क के तहत क्या जोड़ा गया दोस्तों? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी सहायता की बात 39 क में जोड़ी गई। इसके अलावा अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 43 क के अंतर्गत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यह प्रावधान जोड़ा गया। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 48 का क। इसमें क्या जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये प्रावधान, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि भाग 4 का क जो जोड़ा गया उसके अंतर्गत अनुच्छेद 51 क को जोड़ा गया और इसमें 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। इतनी बातें आप 42वें संशोधन अधिनियम 1946। तो 42वें के बाद जो महत्वपूर्ण संशोधन हुआ 44वें संशोधन 1978 में हुआ।
इसमें अगली सरकार आई। इस सरकार के आने के पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कई मनमाने प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था मूल ढांचे के आधार पे। लेकिन फिर जब 44वां संशोधन हुआ तो ये सरकार ले आई जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई थी बचा खुचा काम करने के लिए। तो क्या किया 44वें संशोधन 1978 के द्वारा? पहली बात तो जो व्यवस्था की गई थी, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें के द्वारा, इसको फिर से 6 से 5 कर दिया गया, लोकसभा और विधानसभा दोनों का। हमने शायद अभी संसद बोल दिया था 42वें में, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता ही है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है, जो आम चुनाव होते हैं उसके द्वारा बदली जाती है जो व्यवस्था होती है, या तो सरकार फिर से चुन ली जाती है या फिर नए सरकार का गठन होता है, ठीक है, चुनाव के द्वारा। तो ये जो लोकसभा का कार्यकाल 5 था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था 42वें में। 44वें में इसको पुनः घटा करके 6 से 5 कर दिया गया, सेम विधानसभाओं के द्वारा। तो कहीं कहीं विधान परिषद भी है, उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। तो विधान परिषद और राज्यसभा नहीं, लोकसभा और विधानसभा। इसके अलावा जो आपातकाल लागू होता है, सरकार मनमानी न कर सके जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको लागू करने में, इसके लिए 44वें में व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई कि अब आपात स्थिति, राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा करने के लिए जो एक कारण था, 3 कारण है राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए। क्या क्या 3 कारण है दोस्तों? शुरुआत में युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, ये 3 शब्द थे। इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन इसी आंतरिक अशांति को हटा करके क्या रख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह रख दिया गया। ये किस में रखा गया? 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हुई थी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकारों से हटा करके संपत्ति के अधिकारों को कानूनी या विधिक या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संविधान, देखिए आप जानिए कि मूल अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं और कानूनी अधिकार क्या होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त होते हैं। ये संवैधानिक के साथ साथ मूल भी होते हैं जो भाग 3 में होते हैं। वे अधिकार जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद में वर्णन है, जैसे अनुच्छेद 300 क के द्वारा जोड़ा गया संपत्ति के अधिकार को, तो ये संवैधानिक अधिकार हो गया। और कानूनी अधिकार क्या होते हैं? जो अन्य विधियों द्वारा कानून बनाए जाते हैं, अर्थात जो संविधान में जिनका वर्णन न हो वो संवैधानिक नहीं होंगे, वो गैर संवैधानिक होंगे। लेकिन गैर संवैधानिक कानूनी होंगे, वे होंगे जिनको या तो राज्य बनाएगी या सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो उच्च न्यायालय हैं वो विभिन्न निर्णयों के द्वारा वो कानून बने, कानून का रूप लेंगे। तो ऐसे जो है अधिकार कानूनी अधिकार कहलाएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यह कौन सा अधिकार है, संवैधानिक है, विधिक है, कानूनी है, ठीक है, मूल है। तो मूल अधिकार अपने आप में संवैधानिक अधिकार है। अगर मूल, जैसे पूछ लिया गया कि अनुच्छेद 14 ये क्या है और मूल अधिकार ना दिया गया और संवैधानिक अधिकार दिया गया ऑप्शन में, तो आप संवैधानिक अधिकार को टिक करेंगे क्योंकि संविधान में वर्णन है, मूल तो है ही, संवैधानिक भी है। इसी तरह जो आपका संपत्ति का अधिकार है, यह पूछे तो मूल पूछे तो मूल तो है नहीं, अब पहले था मूल अधिकार। और संवैधानिक अधिकार न दे करके विधिक अधिकार दे या कानूनी अधिकार दे तो वो आपका सही हो जाएगा, विधिक अधिकार है, विधि द्वारा प्रदत्त है। तो कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जैसे संपत्ति का अधिकार है जो विधिक प्रकृति का भी है और संवैधानिक प्रकृति का भी अधिकार है, दोनों ही आपके सही होंगे। तो 42 और 44 को आप याद रखिएगा, जितनी बातें हमने बताई ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपकी परीक्षाओं में। फिर आपका आता है 44वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें क्या हुआ? इसमें एक नई अनुसूची जो 35वें संशोधन के तहत अनुसूची 10 थी उसको प्रतिस्थापित किया गया। इसमें दल बदल विरोधी जो अधिनियम है, जो कानून है, जो प्रावधान है, उनको रखा गया। ठीक है, इस संशोधन के द्वारा दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए संविधान में 10वीं अनुसूची अंतः स्थापित की गई
यह संशोधन अधिनियम दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है, 52वां संशोधन 1985। फिर 61वां संशोधन 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया, इसमें इस संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मतदान की जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई। अब आप 18 वर्ष की उम्र में मत दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। यह व्यवस्था की गई किसमें, 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ठीक, फिर 65वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1990, इसमें क्या किया गया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके। ठीक है, अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई, जिसको बाद में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका ये दिख रहा है 2003 के द्वारा अलग कर दिया गया। दोनों को अलग अलग कर दिया गया, एक नए आयोग अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन हो गया। ठीक है ना, तो 65वां और 89वां ध्यान से आप पढ़िएगा। फिर आपको 69वां और 70वां संशोधन ये दिल्ली संबंधित है, दिल्ली और पुदुचेरी से, पांडिचेरी से। 69वें के द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए, एनसीआर के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। और 70वें के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए व्यवस्था की गई कि ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों के विधानसभाओं के जो सदस्य हैं भाग ले सकते हैं। आपको पता है कि दिल्ली और पांडिचेरी ही दो ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं, अभी तीसरा हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, अभी तीसरा जम्मू कश्मीर हो गया जिन संघ राज्य क्षेत्रों की अपनी विधानसभाएं होंगी। ठीक है, दिल्ली और पांडिचेरी पहले से ही हैं, जम्मू कश्मीर अब संघ शासित प्रदेश बन गया तो उसमें भी अब जो विधानसभा होगी उसके सदस्य भी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब 73वां और 74वां संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 73वें संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अंतर्गत भाग 9 अंतःस्थापित किया गया, भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया और अनुसूची 11 जोड़ी गई, अनुसूची 11 जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय रखे गए हैं। ठीक, ये पंचायतों से संबंधित है। फिर 74वां संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 क के अंतर्गत जो नगर पालिकाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। तो अब कुल 12वीं अनुसूची है, इसमें कुल 18 विषय रखे गए 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित। उसके बाद आपका 86वां संशोधन 2002 आता है। इसके अंतर्गत क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 21 क अनुच्छेद 21 क जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा मूल कर्तव्य में जो 10 मूल कर्तव्य थे भाग 4 के क में, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना निःशुल्क और अनिवार्य। ठीक है, ये कर्तव्य के रूप में घोषित कर दिया गया, 11वां कर्तव्य महत्वपूर्ण है। फिर आपका 89वां संशोधन 2003 आएगा। हमने आपको बताया था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग था उसको अब अलग अलग कर दिया गया, 2003 के द्वारा गठन किया गया, 338 में पुनः संशोधन किया गया और अनुसूचित जनजाति के अलग आयोग जो बना दिया गया। ठीक है, इसमें पृथक आयोग की स्थापना की गई इसमें। फिर अगला है 91वां संशोधन 2003, 91 नंबर का जो संशोधन था। इसमें क्या किया गया, इसमें जो मंत्री होंगे मंत्रिपरिषद में उनकी संख्या निर्धारित कर दी गई इसके द्वारा। 91वें संशोधन 2003 के द्वारा क्या कह दिया गया कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उसका 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। इसी तरह विधानसभा में जो सदस्य हैं
उनकी सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रियों की संख्या। तो 15% का नियम यहाँ पे रख दिया गया। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया कि वे छोटे राज्य जैसे सिक्किम है, गोवा है, जहां केवल 40 सदस्य हैं या 40 से कम सदस्य हैं, वहां पे 12 मंत्री रह सकते हैं, क्योंकि 40 का 15% तो केवल 6 ही हुआ, लेकिन 6 से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर 12 मंत्री रख सकते हैं, 12 मंत्री रह सकते हैं मैक्सिमम। फिर आता है आपका 92वां संशोधन 2003। 92वें को पढ़ाने के पहले मैं आपको 71वें संशोधन के बारे में बता दूं। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में जो आया था, उसके अंतर्गत 3 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया था। किसको किसको? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया, अनुसूची 8 में रखा गया। तो 15 हो गई थी सिंधी को जोड़ने के बाद, इनको जोड़ने के बाद 18 हो गई, और 18 से 22 कब हुई? 92वें संशोधन 2003 के द्वारा। ठीक है, इसमें 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। कई बार पूछा जा चुका है, बार बार पूछता है, याद रखिएगा। तो 92वें में 4 अन्य भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो 18 से अब 4 और जुड़ गई, तो कुल 22 भाषाएं हो गई हैं अनुसूची 8 में राजभाषा के रूप में। फिर आपका 93 नंबर का संशोधन अधिनियम 2005, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या किया गया? जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, उसको आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 के तहत किया गया। जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, ठीक, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को छोड़ करके, ठीक है, जो वित्त सहायता प्राप्त, जो सरकार द्वारा वित्त सहायता प्राप्त जो संस्थान है, निजी है, सरकारी हैं, उन सभी में, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। अगला है 97वां संशोधन 2011। इसमें क्या किया गया? सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। सहकारी संस्थाएं अब संवैधानिक हो गई हैं, ठीक है, संवैधानिक संस्थाएं हो गई हैं। इसके अंतर्गत एक नया भाग संविधान में जोड़ा गया। क्या? भाग 9B। भाग 9B को संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा अनुच्छेद 19 के 1 का जो B है, अनुच्छेद 19 1 का B में संशोधन किया गया। इसके तहत नागरिकों को संगम या संघ बनाने के साथ अब सहकारी समितियां बनाने की भी स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई है। ठीक है ना, मैं इसीलिए आपको धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बातें घुसें। क्यों ये सेंटेंस जब पूछ लिया जाए, क्योंकि आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि संगम या संघ बनाने की सहकारी समितियां, लेकिन अब ऐड हो गई हैं अनुच्छेद 19(1) के B में। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43B, इसमें राज्य को उत्तरदायित्व दे दिया गया है कि सहकारी समितियों को राज्य द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह उपबंध किया गया है 43B में। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर GST गब्बर सिंह टैक्स को जोड़ा गया हमारे संविधान में। इसके अंतर्गत 279 का A, वैसे तो अन्य अनुच्छेद भी जोड़े गए, लेकिन 279 का A याद रखिएगा, GST परिषद की इसमें रचना की बात की गई। GST परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? वित्त मंत्री भारत सरकार करते हैं। इसके अलावा इस परिषद में जो वित्त राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के, और अन्य राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं और जो वित्त राज्य मंत्री हैं वहां के, वो सब इसमें भाग लेंगे GST परिषद में। तो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। इसमें राज्यों को बहुत ही पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। निर्णय लेने में भी 1/3 जो है भाग जो है ये केंद्र को दिया गया है, और 2/3 जो है निर्णय में जो प्रतिभाग दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, वो राज्यों को दिया गया है। तो एक सहकारी संघवाद के भी सिद्धांत पर आधारित है GST परिषद, महत्वपूर्ण है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018, इसके लिए 123वां विधेयक लाया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग है उसको
संवैधानिक जो अधिकार दे दिए गए, इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पिछड़ा वर्ग आयोग को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। इसके पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के जो मामले आते थे वो अनुसूचित जाति आयोग, जो कि अनुच्छेद 338 में दिया हुआ है, उसके अंतर्गत देखे जाते थे। लेकिन अब खुद इसको अधिकार दे दिए गए कई मामलों के, सिविल मामलों के अधिकार। एक प्रकार से ये अर्ध न्यायिक संस्था हो गई है, ठीक है, सिविल अधिकार इसको प्राप्त हो गए हैं। फिर 124वां संशोधन विधेयक लाया गया और यह 100 जब पारित हो गया तो 103वां संशोधन अधिनियम 2019 बना। और यह क्या है, EWS, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वे लोग जो SC, ST और OBC वर्ग में नहीं आते हैं, सीधी सी बात है, वो सभी इसमें आएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ापन ये सरकार समय समय पर निर्धारित करेगी। वर्तमान में जो निर्धारण है 8 लाख की आय जो है उसका लेवल रखा गया है, 8 लाख की आय का। इसके अलावा अन्य कुछ बातें रखी गई हैं जमीन और मकान संबंधी। उस दायरे में जो भी लोग आएंगे उनको शिक्षण संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, 10% आरक्षण मिलेगा। तो अब आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ के अब 10%, ये 60% हो गई है, ठीक है। पहले 50% थी, 49 कुछ, अब 10% बढ़ गई है। तो अब 50% की सीमा को लांघ गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक निर्णय में यह सीमा रखी गई थी। हालांकि वो युक्त निर्बंधों के अंतर्गत वो भी निर्णय था। इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए हैं। 104वां संशोधन अधिनियम 2020 बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जा सकता है। मुख्य परीक्षा जो देने जा रहे हैं उन लोगों से पूछा जा सकता है। इसके लिए एक अलग आर्टिकल मैं मुख्य परीक्षा के लिए बना दूंगा। तो जो लोग हमारे ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उनको ये सब चीज़ें जो ऑडियो आर्टिकल्स हैं मेरे मिल जाएंगे, बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे। तो ये संशोधन जो अधिनियम 2020 है ये संबंधित है 334 जो अनुच्छेद है आपका, जो यह व्यवस्था करता है लोकसभा और राज्यसभा में जो आरक्षण है SC, ST और अन्य के लिए, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए अलग बातें की गई हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, इनको 70 वर्ष बाद, एक तो संविधान के शुरुआत में 10 वर्ष बाद ही था, लेकिन इसको समय समय पर बढ़ाया जाता रहा और इसकी सीमा जनवरी 2020 में समाप्त हो रही थी। तो फिर से जरूरत थी इसमें संशोधन करने की, 10 वर्ष के लिए पुनः संशोधन कर दिया गया। अब यह जो 10 वर्ष की वाली बात थी अब 80 वर्ष पढ़ी जाएगी, इसको अब 80 वर्ष पढ़ा जाएगा। अब 25 जनवरी 2030 तक के लिए यह व्यवस्था हो गई है। 25 जनवरी 2030 तक यह व्यवस्था कायम रहेगी, लोकसभा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। लेकिन आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो व्यवस्था थी 331 और 333 में, 331 में लोकसभा में राष्ट्रपति एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन समुदाय के अगर प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसको जगह दे सकता था, नामित कर सकता था। इसी तरह विधानसभा में 2 प्रतिनिधियों को जो आंग्ल इंडियन से आते हैं, मैक्सिमम 2 को राज्यपाल मनोनीत कर सकता था। तो एंग्लो इंडियन वाली जो यह व्यवस्था थी इसको समाप्त कर दिया गया है इस संशोधन के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है। तो अब यह आरक्षण की सीमा 25 जनवरी 2030 तक तो हो गई है, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। तो आशा है आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अनुच्छेदों पे एक वीडियो मेरा कल आया हुआ था, आधा हुआ है, आधा वीडियो कल आ जाएगा। समय नहीं रहा क्योंकि 8 बजे मुझे वीडियो देना है, तो यह वीडियो ही बना सका मैं आपके लिए और उम्मीद रखता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। यह लगातार 8 बजे का ये प्रोग्राम चलता रहेगा। आपको पसंद आ रहा है या नहीं ये हमको कमेंट बॉक्स आज मैं ओपन कर दे रहा हूँ। कभी कभी ओपन कर देता हूँ, मेरी इच्छा होती है आप लोगों की राय जानने की, तो आज ओपन कर दे रहा हूँ। कई लोगों ने पूछा कमेंट बॉक्स क्यों बंद रखता हूं, तो बंद रखने का सिर्फ एक कारण है कि बार बार यूट्यूब ने ओपन करना पड़े। हम भी अपने समय का यूटिलाइज करें जितना हो सके, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है। बाकी बातें फेसबुक ग्रुप वगैरह है ही, वहाँ पे बातें हो ही जाती हैं सार्वजनिक रूप से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में आपका स्वागत है। और आज हम
उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर तेज़ी से चर्चा करेंगे। हालांकि 1 घंटे का वीडियो मेरा आया था, उस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी, लेकिन आज उन अनुच्छेदों पर हम चर्चा करेंगे जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ये। तो आइए, ये पहला पार्ट है, कल हम दूसरा पार्ट इसका आपको देंगे। तो चलिए MCQ के स्थान पे पहले अनुच्छेद देख लीजिए, इसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे, जो हम कराएंगे आपको MCQ, तो और ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनका इस वीडियो में हम वर्णन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एक ही वीडियो में यदि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर थोड़ा बहुत भी चर्चा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि वृहत संविधान है, बहुत बड़े बड़े अनुच्छेद हैं, इनको कई तरीके से पढ़ाया जा सकता है। एक तो आप अनुच्छेद में क्या क्या बातें हैं वो पढ़ लीजिए तो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। दूसरी, उन अनुच्छेदों के अंदर जो उपखंडों में क्या बातें हैं वो पढ़िए, तो आपको और थोड़ा गहराई से अध्ययन हो जाएगा, तो और थोड़ा लंबा हो जाएगा। जब आप अनुच्छेदों में और भाग, जो विभिन्न भाग हैं संविधान के, उनमें तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ही आप, और इसके साथ ही विभिन्न वादों में, फैसलों में कोर्ट ने क्या किए, क्या संशोधन हुए, कब संशोधनों को रद्द किया गया, वर्तमान में क्या व्यवस्था वर्तमान में है, क्या विवादित चीज़ें हैं, ये सब जब पढ़ेंगे तब जाके आपको वृहत नॉलेज होगी, वृहत अध्ययन आपका होगा। तो आज के इस वीडियो में हम अपने इस 8 बजे के कोर्स में सभी प्रकार के, जितने भी हमने आपको बताया अध्ययन के तरीके, सभी प्रकार के अध्ययन करेंगे। फिलहाल सामने एक परीक्षा नज़दीक है खंड शिक्षा अधिकारी की, उसके स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो कामगार रहेगा, काफ़ी उनका काम देगा उनको यह वीडियो विभिन्न। और इसका अगला पार्ट कल आएगा 8 बजे, डेली मैं ले आता हूँ। इतिहास भूगोल का चल रहा था, उसको 2 दिन रोक करके इसको हम पॉलिटी के जो विभिन्न संविधान के अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लेंगे। तो 2-3 दिन संविधान में ही हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक यदि आप हमारे सारे वीडियोस जो आते हैं 8 बजे न देखे हों तो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ 8 बजे वाला, वो आप सामान्य अध्ययन का अवश्य देखें। सुबह हमारी वीडियो देखना मत भूलिए जो सुबह के समय आती है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न हमारे फ्री ग्रुप्स के लिंक दिए, उनसे जुड़ सकते हैं। और इन परीक्षाओं के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं टेलीग्राम पे, नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। आज सिर्फ हम अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 भाग 1 जो है, भाग 1 में क्या है, संघ और इसके राज्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है और यह अधिकार दिया गया है केंद्र को, संघ को यह अधिकार प्राप्त है। तो इसमें संसद चाहे तो विधि के द्वारा किसी राज्य से उसका भाग अलग करके, या 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिला करके, या किसी राज्य में अन्य राज्य के भाग को मिला करके नए राज्य का निर्माण किसी भी प्रकार से दिए गए कर सकेगी। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी के राज्य के नाम में भी यह परिवर्तन कर सकेगी। ये सभी अधिकार संसद को प्राप्त हैं संविधान के द्वारा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो राष्ट्रपति की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक प्रकार से स्टाम्प होता है मंत्रिपरिषद का, प्रधानमंत्री का कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि सिफारिश करने से पहले, अर्थात राष्ट्रपति जब सिफारिश करेगा उसके पहले एक कार्य करना होगा उसको, जो संबंधित राज्य हैं जो इससे प्रभावित होंगे फैसले से, उनके विधानमंडल पर विचार के लिए भेजेगा इस प्रस्ताव को और एक समय निश्चित कर देगा कि इतने समय में जो विधानमंडल है अपनी राय दे, अपना निर्णय इसमें दे। हालांकि जो राज्यों के विचार होंगे इस फैसले से संबंधित, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन एक बार होता है ना, गांव में निमंत्रण दो तो एक बार पूछ लिया जाता है खाने के पहले, है, नहीं तो लोग नाराज हो जाते हैं। बस उतने से ही यह मतलब रखता है। इसमें जो मुख्य बात है जो आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, एक तो अनुच्छेद 3 में है क्या, ये पूछा जाता है।
दूसरा आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा प्रक्रिया से प्रश्न। तीसरा क्या पूछा जाएगा, साधारण बहुमत या विशेष बहुमत। तो याद रखिएगा दोनों सदनों से साधारण बहुमत और साधारण जो विधायी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही यह पास हो सकेगा। इसके लिए 368 में जो दिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उससे संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यह संसद का जो कृत्य है, संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, अर्थात इसको कोई नंबर जैसे 101वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, ये नंबर नहीं प्राप्त होंगे। ये नंबर उसी संशोधन में दिए जाते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। जो संविधान संशोधन की सामान्य प्रक्रियाएं हैं वो किसी प्रावधान में अलग से दी रहती हैं। जैसे अनुच्छेद 3 में और 4 में यह अलग से दिया है कि संविधान संशोधन यहाँ पे संसद सामान्य बहुमत के द्वारा कर सकेगी। तो इसके लिए 368 में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ संसद को अधिकार प्राप्त। फिर अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है, एक तो पूछ लिया जाता है समता का अधिकार कहाँ दिया है संविधान में। तो मूल अधिकार जो भाग 3 में है उसमें 14 से लेकर 18 तक का अनुच्छेद यह समता के अधिकार की बात करता है, सभी समान हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है वो क्या कहता है, विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण, दोनों बात इसमें की गई है। अर्थात कानून के समक्ष सभी समान है, अमीर गरीब का भेद नहीं करता है कानून। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कत हो जाती है। जब दिक्कत हो जाती है तो इसीलिए विधि के समान संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। दिक्कत क्या हो जाती है कि अमीर गरीब को यदि आप एक ही तराजू पे तौलेंगे तो कभी कभी ये अपने आप में एक विभेद हो जाता है, समानता में भी असमानता यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि उदाहरण है कि एक व्यक्ति दिल्ली तक 2 लोगों को जाना है, दौड़ना है, एक को आप लखनऊ से दौड़ाओ, एक को इलाहाबाद से दौड़ाओ। तो ये इलाहाबाद, ये समानता है, समय की समानता है, लेकिन असमानता कहाँ पे है, ये स्थिति की असमानता है। तो ठीक इसी तरीके से कि युक्त विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 का विधियों के समान संरक्षण यही बात कहता है कि विभेद किया जा सकता है, लेकिन यह युक्त होना चाहिए, इसका कोई अच्छा कारण होना चाहिए। और युक्त विभेद का जो निर्धारण करेगा वो हमारा न्यायालय करेगा, क्योंकि न्यायालय अभिभावक है हमारे संविधान का। ये पूछता भी है कि संविधान का अभिभावक कौन है, हमारा न्यायालय है, न्यायपालिका है, संविधान की व्याख्या करता है। दोस्तों लंबा वीडियो ना हो इसके लिए हम अनुच्छेदों पर बहुत ही विशेष चर्चा नहीं करके ऊपरी बातें केवल बताएंगे, जो इसीलिए आपका 2 वीडियो मैं ले रहा हूँ आज और कल भर में। नहीं तो एक लंबा वीडियो 2-3 घंटे का बनेगा, वो भी मैं ले आऊँगा आपके लिए, इसी सीरीज में ले आऊँगा, आप बने रहिए लगातार। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनमें जो खास बातें हैं परीक्षा के लिए 1 लाइनर टाइप के, उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं। फिर भी आपको उम्मीद है मुझे कि आपको नॉलेज होगी। फिर अनुच्छेद 15 में आइए। 15-16 को याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। अनुच्छेद 15 में आप पढ़ाई करिए तभी आपको नौकरी मिलेगी 16 में। याद रखिएगा, कब हमेशा जो है कन्फ्यूजन का कारण बनता है कि अनुच्छेद 15-16 में कभी शिक्षा कभी नौकरी, इसी में आप उलझ जाते हो। लेकिन याद रखिएगा पहले पढ़ाई फिर नौकरी, पढ़ाई करबो तभी नौकरी पाबो, मतलब कि ये इस तरीके से याद रखें तो हमेशा याद रहेगा आपको। तो 15 से 15-16 में कभी कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो 15 के 3 में अक्सर पूछता है कि 15वें के 3वें उपखंड में क्या है। तो स्त्रियों और बच्चों हेतु विशेष उपबंध किया गया है। वैसे तो सब में समानता होनी चाहिए, लेकिन स्त्रियों और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इनकी दशा दयनीय है, इसलिए इनके लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। अगर इनके लिए कोई विशेष उपबंध किया जाता है तो इस समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा, इसका मतलब यह है। ठीक इसी तरह अनुच्छेद 15 के 4 में 4वें उपखंड में SC ST OBC हेतु युक्त विभेद की बात की गई, सरकार विभेद कर सकती है। इसी तरह SC ST OBC के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात 15 के 5वें उपखंड में की गई है। और अभी हाल ही में 103वें संविधान संशोधन के द्वारा EWS आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए जो SC ST OBC में नहीं आते हैं, वो चाहे जो हों, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े कौन होंगे उसके लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए गए हैं सरकार के द्वारा। अगला है
16वें में अवसर की समानता की बात की गई। नौकरी में जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता की बात की गई है। चौथा उपखंड बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें नौकरी में SC ST OBC के आरक्षण की बात की गई है। चौथे के क वाले उपखंड में पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है SC और ST के लिए। पदोन्नति में आरक्षण काफी विवादित है, इस पे ढेर सारे वाद हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी भी चल ही रहा है एक प्रकार से मुद्दा वो। ख जो है अनुच्छेद 16 का ख बैकलॉग भर्तियों की बात करता है, अर्थात बैकलॉग भर्ती, जैसे अभी कोई भर्ती निकली है, इसमें कुछ पद SC ST OBC जो या EWS भी अब हो गया, इनके लिए खाली रह जाते हैं, तो इनको अगली भर्ती में जोड़ा जा सकता है या फिर इनके लिए अलग से पूरी भर्ती ही निकाली जा सकती है बैकलॉग की। इसमें 50% की जो आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई है, अगर उसका उल्लंघन होता है तो इसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, तो इसको वैध संवैधानिक अधिकार बनाया गया है बैकलॉग भर्ती को। तो ये ख 16 का क 16 के उपखंड उपखंड चौथे का क और ख, ये याद रखिएगा। फिर उपखंड 6 में क्या है, अभी हाल ही में जो जोड़ा गया 103वें संविधान संशोधन के द्वारा, EWS को नौकरी में, सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, यह प्रावधान किया गया। ठीक है। फिर अनुच्छेद 17 महत्वपूर्ण है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, इसको राज्य और नागरिकों दोनों के विरुद्ध लागू किया जाता है। तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य और नागरिकों दोनों के विरुद्ध है, तो अस्पृश्यता का अंत। ये न तो नागरिक ऐसा कुछ कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, अस्पृश्यता कर सकता है, छुआछूत कर सकता है, न ही राज्य को, यह राज्य को भी मनाही की गई है प्रकार से। ठीक है ना, इसको अपराध घोषित किया गया है। इसी के आधार पर अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संसद ने बनाया था, जिसमें सजा की व्यवस्था है अगर ऐसा कोई भेदभाव करता है तो। फिर उपाधियों के अंत की बात अनुच्छेद 18 में है, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन उपाधियां सेना व शिक्षा को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में उपाधियां नहीं ले सकते। विदेशों से कोई उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होगी। दूसरी बात है कि जो भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म जो पुरस्कार हैं, ये सभी पुरस्कार की श्रेणी में आते हैं, ये सभी उपाधियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि इसको अपने नाम के साथ नहीं लगाया जा सकता है, विवाद था। इन विवादों की चर्चा बाद में करेंगे, नहीं लंबा हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वाक स्वातंत्र आदि विषयक अधिकार अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं, जिसके उपखंड 1 में, अब उपखंड में 1 में पहले 7 अधिकार थे, लेकिन अब कुल 6 अधिकार हैं स्वतंत्रता के। ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी के तहत आपकी प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है, चुप रहने का भी अधिकार इसमें आता है। ठीक है, इसके अलावा RTI जो है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी इसी के दायरे में आता है। फिर है शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन का अधिकार मिला। आप कहीं भी शांतिपूर्ण और बिना कोई आयुध लिए, हथियार लेकर न जाएं, आप सम्मेलन कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। सी में क्या है, संगम या संघ या अभी सहकारी समिति भी इसमें जुड़ गया। 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा संविधान में संशोधन हुआ, इसके तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जिस तरह पंचायतें अनुच्छेद भाग 9 में है, नगर पालिकाएं भाग 9 के क में है, इसी तरह भाग 9 का ख जोड़ा गया 2011 में, और इसमें सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यहां भी सहकारी समितियों को ऐड किया गया। सी में संगम, संघ और सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता है। डी है भारत में स्वतंत्र आबाद संचरण, कहीं भी आप आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, ये ई में किया गया है। एफ जो है, इसमें संपत्ति रखने की, बनाने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसको निकाल करके कहाँ रख दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको निरसित करके अब इसको केवल कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 300 के क में रख करके। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा। अंतिम है जी, कारोबार का अधिकार प्राप्त है, लेकिन इसमें युक्त प्रतिषेध भी, शर्तें भी रखी गई हैं। जैसे शर्तें, भारत में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के घर में घुस जाएं। ठीक, तो युक्त शर्तें थोपी गई हैं। भारत की एकता, अखंडता,
आदि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए इन स्वतंत्रताओं का इस्तेमाल करते वक्त। जैसे अबाध आचरण है तो इसका मतलब नहीं सड़क के बीचों बीच आप विचरण करने लगे, किसी को चलने ही नहीं दे रहे हैं, तो लोग अशांति में परेशांति में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। अगला है 20वां, बहुत महत्वपूर्ण है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। तो इसमें 3 बातें आती है, तीनों का क्रम याद रखिएगा। पहले में क्या है, कार्येतर विधि से संरक्षण। कार्येतर मतलब कार्य करने के बाद, विधि मतलब नियम। अर्थात आज यदि आप कोई कार्य करते हैं और वो अपराध नहीं है विधि के द्वारा, और कोई बाद में विधि बन जाती है उसमें अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। या फिर अभी जो दंड है उस अपराध के लिए जो आपने आज किया है, कल को कोई इसमें विधि बना दी जाती है तो वो आपके ऊपर लागू नहीं होगी, उसके तहत आप दंडित नहीं किए जाएंगे, बल्कि आप जब अपराध कर रहे हैं उस समय जो लॉ है उसी के तहत दंडित किए जाएंगे। कार्योत्तर विधि से संरक्षण यहाँ पर प्रदान किया गया। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण, अर्थात एक ही कार्य के लिए, एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता है। अर्थात मृत्यु दंड आपको प्राप्त है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसी व्यक्ति के लिए दोबारा मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है, बल्कि दूसरा अगर आप कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए दंड आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक ही व्यक्ति के लिए 2 बार दंड नहीं मिल सकता। ठीक इस एक ही अपराध के लिए, प्रकार नहीं, एक ही अपराध के लिए आपको दोबारा दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, उससे दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त है आपको। फिर आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण तीसरे में है, अर्थात आपको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो पॉलीग्राफ वगैरह टेस्ट वगैरह, नार्को टेस्ट है, इसको अवैध कर दिया, असंवैधानिक घोषित किया है इसी के तहत। ठीक है, फिर 21वां है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अपने आप में संविधान ही है पूरा, इसको विस्तृत बनाता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट, और अच्छी बात है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है, देखिए एक बात याद रखिएगा, यहाँ हम बताना आपको भूल गए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 जो है वो अपने आप निरसित हो जाता है, छीन लिया जाता है आपसे। जो अनुच्छेद 19 के तहत जो अधिकार आपने पढ़े वो सभी छीन लिए जाते हैं अपने आप। ठीक है, फिर अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार आपको मिले हैं, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और अपराधों के लिए ये मतलब ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण मिला हुआ है, ये दोनों किसी भी तरह से छीने नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। क्योंकि कहीं न कहीं जो 1975 में आपातकाल लगा हुआ था उसके अंतर्गत 20 और 21 का बहुत ज़्यादा अतिलंघन सरकार के द्वारा किया गया, लोगों का शोषण कहीं न कहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात महसूस की कि 20 और 21 में छूने नहीं दिया जाए किसी को, इसको टच नहीं करने दिया जाए। तो उन्होंने एक तो केशवानंद भारती में, हम आपको कभी बताएंगे केशवानंद भारती मामला कि आधारभूत ढांचे की बात की थी, वो तो उन्होंने किया ही, इस तरह से उन्होंने न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा, बनाए रखा। दूसरी जो बात उन्होंने की, संविधान को भी सर्वोच्च बनाए रखा। दूसरी जो बात की उन्होंने, वो यह निर्णय था, बड़े निर्णयों में शामिल है कि 20 और 21 को आपातकाल लगाते समय छीना नहीं जा सकता है आपसे। तो अनुच्छेद 21 में क्या क्या बातें आएंगी, इसका जो है वर्णन संविधान का जो है सुप्रीम कोर्ट समय समय पे करता रहता है। ढेर सारी बातें इसमें समाहित कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने तमाम निर्णयों में, जिसमें से यदि महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। जैसे निजता का अधिकार हो गया, पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ में, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ में, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार MC मेहता बनाम भारत संघ में, आजीविका का अधिकार, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का अधिकार, शीघ्र चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, निद्रा का अधिकार। जो रामलीला मैदान में जो कांड हुआ था जिसमें सोते हुए लोगों को जगा दिया गया था, बाबा रामदेव उसमें भागे थे, वो रामलीला मैदान बनाम गृह सचिव भारत संघ, इसमें निद्रा के अधिकार को मूल अधिकार इसके तहत लाया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। इसके अलावा तमाम अधिकार हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है,
कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। टेलीफोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार है। PUCL बनाम भारत संघ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। अपने रुचि के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है, शफीन जहां बनाम KM अशोकन में। तो तमाम है, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हाल ही में एक वाद था निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथेनेसिया से लेकर के। इसमें उच्चतम न्यायालय ने मार्च 2018 में कामन काज बनाम भारत संघ के मामले में लिविंग विल, मृत्यु वसीयत और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संवैधानिक मान्यता प्रदान की और कहा कि गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमामयी जीवन का अंग है। फिर अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है 21A के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। 6 से 12 वर्ष के बच्चों का 22वां है अनुच्छेद 22, बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण है, लेकिन 22(3) के अंतर्गत विदेशी शत्रु और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के लिए अलग उपबंध किया गया है। उनको कुछ संरक्षण, जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की स्वतंत्रता या अन्य स्वतंत्रताएं कुछ इनको नहीं प्राप्त है, लेकिन पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 में आता है। 23 में क्या है? 23 के पहले उपखंड में है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध है। किसी से आप जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकते हैं, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका अपवाद दिया गया है अनुच्छेद 23 के 2 में। अनुच्छेद 23 के 2 में अनिवार्य सिविल सेवा, संकट के समय राज्य अनिवार्य सिविल सेवा भर्ती कर सकता है लोगों को, तो 23(2) में बात कही गई है। फिर अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध किया गया है। बच्चों मतलब यहां 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बात की गई है। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें मिलान करने के लिए अक्सर आता है, 25 से 28 तक है, जिसमें 25 अंतःकरण अपने धर्म को मानने प्रचार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता मिली हुई है। इसके अलावा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान आप जो है बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं और उसका प्रबंध कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा है विशिष्ट धर्म हेतु करों की बात की गई, जैसे आपको मंदिर में कर लेना है या देना है तो आप दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। ना तो राज्य कर इस प्रकार का विशेष देगा, किसी धार्मिक कर एक प्रकार से राज्य नहीं देगा। फिर धार्मिक शिक्षा, राज्य कोई धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराएगा, लेकिन और धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति, अगर धार्मिक कोई कार्य होता है किसी ऐसी संस्था में जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, उसमें किसी व्यक्ति को किसी उपासना में शामिल होने से पहले उसकी अनुमति, उसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। 28 में बात कही गई है। फिर संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में, यह भी मिलान करने के लिए आता है अक्सर। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है, और 30वें में क्या है? अल्पसंख्यकों को उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। इसी के तहत जो मदरसे आदि हैं वो स्थापित किए जाते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि धर्म और भाषा, ये अल्पसंख्यक जो हैं, इसमें किसी विशेष धर्म की बात नहीं की है, इसको धर्म और भाषा से किसी धार्मिक और किसी भाषाई समूह को राज्य अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है, ये बात की गई है, अल्पसंख्यक की बात की गई है इसमें। फिर अनुच्छेद 32 को, इसको आप हमेशा 226 के साथ पढ़ें। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऊपर दिए गए किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और वहां पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या तो निर्देश देगा, या तो आदेश देगा, या तो फिर रिट जारी करेगा। ये रिट 5 तरह की होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये 5 प्रतिषेध या ये 5 रिट जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत ये 5 रिट जारी कर सकता है।
अंतर क्या है? हाई कोर्ट का जो अधिकार है 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार से विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कार्रवाई कर सकता है, जो हमने बताया, जबकि हाई कोर्ट जो है वो किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन पे या मूल अधिकार के उल्लंघन पे वह रिट जारी कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। तो हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, 226 के अंतर्गत विस्तृत है, बड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। फिर अनुच्छेद 38 में आते हैं, यह महत्वपूर्ण है, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई। एक बार प्रश्न आया था कि उद्देशिका के अतिरिक्त कहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो एक तो नीति निर्देशक तत्व आएगा, वो भी सही है, या फिर अगर नीति निर्देशक तत्व नहीं देता है तो अनुच्छेद 38 में साफ साफ लिखा हुआ है लोक कल्याणी राज्य की बात की गई है कि राज्य लोक कल्याण के बढ़ावा देने के लिए सभी कार्य कर सकता है। फिर अनुच्छेद 39 का क, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता को इसमें ऐड किया गया 39 के क में। फिर अनुच्छेद 40 महत्वपूर्ण है, ग्राम पंचायतों के संगठन की बात को, जो गांधी जी के विचार थे ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना, विकेंद्रीकरण, जो राजनीतिक विकेंद्रीकरण की बात की थी, उसको इसमें शामिल किया गया। और इसको साकार करते हुए बाद में अंत में आप देखेंगे 73वां और 74वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन जो कि ग्राम पंचायतों को शामिल करता है, वो बात उसमें रखी गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर अनुच्छेद 43 के क में क्या है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको भी जोड़ा गया। इसमें कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी को संविधान के भाग 4 में, जो कि नीति निर्देशक तत्व है, उसमें जोड़ा गया 43 के क में। ये अक्सर आता है, कब जोड़ा गया, क्या है इसमें। अनुच्छेद 43 के ख को 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों के वर्धन के लिए राज्यों को विशेष कार्य करने होंगे, ऐसा निर्देश दिया गया है 43 के ख में। एक बात ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों को आप लागू करा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को आप लागू नहीं करवा सकते। अर्थात यह आप कह नहीं सकते कि राज्य यह कर नहीं रहा है, राज्य सहकारी समितियों का वर्धन नहीं कर रहा है, इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बात है, प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, इसको राज्य करेगा, राज्यों का कर्तव्य एक प्रकार से यहां पर रखा गया है। जिस तरह से आपके कर्तव्यों को, नागरिकों के कर्तव्यों को अनुच्छेद भाग 4 के क में जोड़ा गया, बाद में अभी हम चर्चा करते हैं, इसी तरह राज्यों का कर्तव्य यहां पर बताया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। तो 43 के ख में जोड़ा गया सहकारी समितियों के वर्धन को। फिर अनुच्छेद 44 महत्वपूर्ण है, समान सिविल संहिता, कॉमन सिविल कोड इसी में है, जिसकी वर्तमान में काफी चर्चा हो रही है। अनुच्छेद 45, ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनकी देखरेख और उनकी शिक्षा के संवर्धन के लिए राज्यों पर दायित्व सौंपता है। फिर अनुच्छेद 46 में SC ST और दुर्बल वर्गों को बढ़ावा देने का कार्य राज्यों को सौंपा गया है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 48 के क में क्या है, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण व वन्य जीव रक्षा, ये नया विषय 48 के क में जोड़ा गया। अनुच्छेद 50 महत्वपूर्ण है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात इसमें है। फिर अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है, ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं प्रश्न। फिर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, कब, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें 51 क एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया भाग 4 क के अंतर्गत। मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं भारत में, और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको लिया गया, संविधान में रखा गया। ऊपर के जो 2 भाग थे मूल अधिकार, वो हमने USA के संविधान से लिया है, अमेरिका के संविधान से। वहीं जो दूसरा है, चौथा हमने पढ़ा नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। वहीं मूल कर्तव्य हमने रूस के संविधान से लिया है। इसमें शुरुआत में जब जुड़ा था मूल कर्तव्य तो 10 कर्तव्य कुल थे। एक
कर्तव्य और जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया उनके पेरेंट्स पे, अभिभावकों पे। और कुल मिलाकर ये अब 11 कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य। इनको आप जरूर पढ़ लीजिए। फिर अब हम कुछ संविधानों को एक साथ पढ़ेंगे, अनुच्छेदों को जो बार बार पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 155। अब इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हो, 154 और 54 में एक जोड़ देंगे तो एक यहीं रहेगा, 155 हो जाएगा। दोनों लगभग समान बातें करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात 54 करता है, अनुच्छेद 54, और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यही राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है राज्यपाल। तो 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसके अलावा विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं। इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं दोनों, इनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य हैं और जो विधान परिषद के सदस्य हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात इसमें की गई है। महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 को आप एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की बात करता है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में है। तो दोनों को एक साथ आप पढ़ें, जब भी पढ़ें। विस्तृत चर्चा बाद करेंगे क्या क्या अधिकार हैं। बस इतना जानते रहिए कि अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान ही लगभग शक्तियां प्राप्त हैं। कुछ बातों को छोड़ करके, जैसे राष्ट्रपति जो फांसी की सजा है, मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है, पूर्णतः क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकता है मृत्युदंड को। बाकी लगभग सभी शक्तियां समान हैं। अनुच्छेद 73, बाकी हम बाद में चर्चा करेंगे जब राष्ट्रपति राज्यपाल के हम अंतर को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 73 और अनुच्छेद 162 को आप एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 162 यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा में पूछा गया था कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में है? तो 162 में है। ठीक इसी तरह संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में दिया है। रट डालिए इसको, ठीक है ना। फिर अनुच्छेद 74 और 163 को एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, उसकी बात की गई है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद जो राज्य की है उसकी बात की गई है। ठीक है, यहां पर मंत्रिपरिषद में मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 163 के अंदर मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 और अनुच्छेद 165 को एक साथ पढ़िए। अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी की बात की गई है, भारत के न्यायवादी की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता की बात की गई है। तो 76 और 165 को एक साथ पढ़िएगा। अनुच्छेद 76 अर्थात भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो ये दोनों में आपको अंतर करना है। इनकी नियुक्ति का जो प्रक्रम है, जो प्रारूप है, जो इनके कार्य हैं, लगभग समान है केंद्र और राज्यों के सापेक्ष। जैसे अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का जो न्यायवादी है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अर्थात इसको नियुक्त करने का, प्रसाद पर्यंत मतलब क्या होता है? उन्हीं के कृपा पात्र पर, अर्थात वही उसको नियुक्त करेंगे और वही उसको पदच्युत भी करेंगे, पद से हटाने का भी अधिकार उनको है। तो यह भी, और अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य के महाधिवक्ता भी, ये दोनों ही क्या करते हैं? महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राज्यपाल नियुक्त करेगा और पदच्युत भी राज्यपाल करेगा, दोनों। इसी तरह भारत का महान्यायवादी जो है, यह भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और इसकी योग्यता क्या होती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए।
राज्य का अधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए। अगला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान मंडल, विधान परिषद और विधानसभा, इनके अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ लीजिए, याद रख लीजिएगा। 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा, लोकसभा है क्रमशः, और 68, 168, 169 और 170 में विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा के बारे में बताया गया है। तो यह भी अक्सर अनुच्छेद ही पूछ लेता है किसमें विधान परिषदों के गठन की बात है, तो 169 में। राज्यसभा के बारे में किसमें बात की गई है, अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद में कौन कौन आता है, तो संसद में 3 लोग आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं और 2 संस्थाएं, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों ही संसद के अंग हैं। इसी तरह 168 में विधानमंडल दिया है, तो विधानमंडल का अंग कौन है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, ये विधानमंडल के अंग हैं। इन अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लंबे टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ेंगे इसको अन्य वीडियोस में। फिलहाल इतना आप जानते रहिए। फिर अनुच्छेद 82 आता है, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन या फिर यहीं पर परसीमन, जो आप सुनते हैं परसीमन, वो यहीं से आता है। इसी के आधार पर संसद क्या करती है, परसीमन अधिनियम बनाती है। परसीमन अधिनियम के तहत परसीमन आयोग बनता है। परसीमन आयोग में कौन कौन होता है, परसीमन आयोग में एक तो आपका जो सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहेगा, दूसरा कौन रहेगा परसीमन में, जो निर्वाचन आयुक्त है भारत सरकार का, ठीक है, जो भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो होंगे, और तीसरा आपके राज्य के जो संबंधित राज्य होगा उसके निर्वाचन आयुक्त होंगे। ये करता क्या है, प्रत्येक जनगणना के पास जब भी जनगणना होगी तो एक परसीमन आयोग का गठन सरकार करेगी, संसद करेगी, जो लोकसभा और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं उन जो चुनावी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो क्षेत्र है, उनका परसीमन करेंगे। परसीमन कैसा होना चाहिए, ये परसीमन ऐसा होना चाहिए कि लगभग समान जनसंख्या पे समान प्रतिनिधित्व हो, अर्थात एक ही अगर राज्य है उसको इस तरह से बांटा जाए कि 1-1 लाख की जनसंख्या में 1-1 सीट आए। अगर 10 सीटें हैं और 10 लाख की जनसंख्या है तो 1-1 लाख की जनसंख्या में 1-1 सीट आए, ठीक। तो इस तरह से विभाजन हो। परसीमन को इसीलिए प्रत्येक जनगणना के बाद जो है अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि अभी तक केवल 4 परसीमन आयोग ही बने हैं। कब 1952 में, 1971 में, 1973 में, 1992 में और 2001 में, केवल 4 परसीमन अभी तक बने हैं। पूछ सकता है कि कब परसीमन बना। तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में आगे के जो अनुच्छेद हैं महत्वपूर्ण उनको देखेंगे, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। ये लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जो है लाभ पा सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपी पीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपी पीसीएस या यूपी SSSC में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपी पीएससी, यूपी SSSC का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा, और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपी पीएससी, यूपी SSSC सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं।
सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।